प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग आधुनिक विश्व इतिहास के अंतर्गत 20वीं शताब्दी की एक सर्व प्रमुख घटना प्रथम विश्व युद्ध के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। हम सब जब 20वीं शताब्दी के आरंभिक दौर की बात करते हैं तो ये पाते हैं कि यूरोप का राजनीतिक वातावरण इस समय पूर्णतया तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच चुका था। कूटनीतिक वार्ताएं हो रही थीं, गुप्त संधियां हो रही थीं और पूर्वी समस्या एक विकृत रूप धारण करके एक जटिल समस्या के रूप में जाना जाने लगा था। प्रत्येक देश अपने सैन्य शक्ति के विकास में संलग्न था। उन देशों में साम्राज्यवाद की भावना, उपनिवेशवाद की भावना और उग्र राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी। परिणाम स्वरूप उन देशों के बीच मनमुटाव, अविश्वास और शत्रुता का वातावरण उत्पन्न हो गया था। इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप विश्व इतिहास में सन 1914 में एक ऐसी घटना घटी और जिसने अपने लपेटे में बहुत सारे देशों को ले लिया, जिसकी वजह से इसे प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया गया। जब हम किसी युद्ध की बात करते हैं, किसी रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान सबसे पहले उस ओर जाता है कि आखिर इस युद्ध के पीछे या क्रांति के पीछे कारण क्या थे। कारण एकाएक उत्पन्न नहीं होते, बल्कि कारण बहुत पुराने होते हैं और जब उन कारणों का प्रस्फुटन होता है तो एक तात्कालिक कारण उत्पन्न होता है। प्रथम विश्व युद्ध में भी एक तात्कालिक कारण हमारे सामने उपस्थित हुआ, जिसकी परिणति 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। यह युद्ध किस प्रकार आरंभ हुआ, इस पर अभी आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हम लोग बात करें कि इस विश्व युद्ध का बीजारोपण कहां से हुआ। आप लोगों को ज्ञात होगा कि फ्रांस में एक शासक हुए थे नेपोलियन थर्ड, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट के भतीजे के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने अपने देश के लोगों से ये वादा किया था कि फ्रांस की गौरव और गरिमा जैसे नेपोलियन बोनापार्ट के समय में थी, वैसे गौरव और गरिमा को वे स्थापित करेंगे। आंतरिक क्षेत्र में उन्होंने काफी कार्य किया, लेकिन बाह्य क्षेत्र में उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। सन 1870 में उन्होंने प्रजा के साथ एक युद्ध लड़ा, जिसे हम लोग सन 1870 के सीडान युद्ध के नाम से जानते हैं। इस सीडान युद्ध में प्रजा के हाथों नेपोलियन थर्ड अपने 83,000 सैनिकों के साथ अरेस्ट हुए। 1870 के सीडान युद्ध के पश्चात 1871 में एक अलायंस हुई, जिसे फ्रैंकफर्ट के अलायंस के नाम से हम सब जानते हैं। विश्व इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि सीडान के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो दक्षिण जर्मनी के प्रांत थे, उन सबको मिलाकर जर्मनी का यूनिफिकेशन पूर्ण हुआ। जर्मनी में तकरीबन 39 प्रांत एकीकृत हुए थे और इसका श्रेय प्रसा के चांसलर बिस्मार्क को दिया जाता है। कालांतर में इसी बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति का अनुपालन किया था। 1871 की फ्रैंकफर्ट अलायंस के शर्तों में यह कहा गया था कि फ्रांस का वह क्षेत्र जो जर्मनी की सीमा से लगा हुआ था, आर्थिक महत्व का क्षेत्र था, अल्सास और लॉरेन का क्षेत्र, मेट्स और स्ट्रासबर्ग के किले, इसको जर्मनी ने ले लिया। उस पर क्षतिपूर्ति की राशि आरोपित की गई और कहा गया कि जब तक वह क्षतिपूर्ति की राशि नहीं देगा,
जर्मन सैनिक फ्रांस में ही रहेंगे। फ्रांस ने क्षतिपूर्ति की राशि भी जर्मनी को अदा की और इस प्रकार एक अपमानजनक संधि का पालन फ्रांस को करना पड़ा, क्योंकि वह युद्ध में पराजित हुआ था। इसके बाद से बिस्मार्क, जो कि जर्मनी का चांसलर था, उसने अपने विदेश नीति को इस तरह से संचालित किया कि फ्रांस हमेशा एकाकी बना रहे, क्योंकि फ्रांस जैसे ही सबल होता उसका प्रथम लक्ष्य होता जर्मनी से अपना क्षेत्र वापस लेना। लेकिन बिस्मार्क ने इस तरह की गुटबंदी की कि फ्रांस बिस्मार्क के युग तक, यानी 1871 to 1890 एकाकी बना रहा। बिस्मार्क ने त्रिसम्राट संघ का गठन किया, जिसमें उसने जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया और रूस को संबद्ध किया। उसने ऑस्ट्रिया के साथ द्विवर्गीय संधि की, फिर त्रिराज्य संधि की, और इस तरह उसने फ्रांस को एकाकी बना दिया। इंग्लैंड से भी उसने मित्रतापूर्ण संबंध बनाए। इंग्लैंड उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की होड़ में लगा हुआ था। बिस्मार्क ने कहा, जर्मनी संतुष्ट राष्ट्र है, उसे उपनिवेश बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जानता था अगर जर्मनी उपनिवेश बनाएगा तो उसका बैर इंग्लैंड के साथ हो जाएगा। वह यह भी कहता था, इंग्लैंड जल चुका है और जर्मनी थल चुका है, दोनों के बीच पारस्परिक संघर्ष कभी भी नहीं हो सकते। और हम इंग्लैंड के बारे में यह भी जानते हैं कि इंग्लैंड ने आरंभ से ही पृथक्करण की नीति अपनाई और अपना सारा ध्यान उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की ओर उसने केंद्रित किया था। इस तरह बिस्मार्क के युग तक फ्रांस एकाकी बना रहा। लेकिन सन 1890 में जैसे ही बिस्मार्क का पतन हुआ और जर्मनी की बागडोर कैसर विलियम द्वितीय के हाथों आई, वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं का विस्तार करते हुए बिस्मार्क की व्यवस्था को पूरी तरह पलट दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कालांतर में हमें पाते हैं कि फ्रांस का एकाकीपन दूर हो गया और उसे रूस के रूप में पहला मित्र मिला और कुछ समय बाद इंग्लैंड के रूप में उसे दूसरा मित्र मिल गया। इस तरह यूरोप में दो गुट बन गए। एक गुट फ्रांस का था, जिसमें रूस भी शामिल था, इंग्लैंड भी शामिल था, और दूसरा गुट जर्मनी का था, जिसमें जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रिया थे, इटली थे, रोमानिया थे। और एक युद्ध का वातावरण जब तैयार हुआ, उसके परिणति जो 1914 की घटना हुई, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उसने एक युद्ध को संक्रामक रोग का रूप दे दिया, जिसमें दुनिया के लगभग 36 देश इन्वॉल्व हो गए थे। हम ये भी देखते हैं कि 20वीं सदी में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी। हर व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता था। जर्मनी वाले कहते थे कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ जर्मनवासी। स्वाभाविक है, दूसरे देशों के नागरिकों में भी ऐसी भावना का उद्भव हुआ, और अगर फ्रांस के लोगों में ऐसी भावना का उद्भव हुआ रहा तो वे लोग यह कहने लगे कि हमें या हमारे देश को उसका क्षेत्र चाहिए, वह क्षेत्र जिसको फ्रैंकफर्ट के अलायंस में जर्मनी ने ले लिया है। इससे भी युद्ध की परिस्थितियां बनी। यूरोप के देश 20वीं शताब्दी में उग्र सैनिक भावनावादी भावना का विकास कर रहे थे। जर्मनी थल में तो श्रेष्ठ था ही, लेकिन विलियम द्वितीय ने कहा कि मेरे पितामह के समय में थल सेना का विकास हुआ था, तो मैं अपने समय में जल सेना का विकास करूंगा। उसने
जल सेना का इतना विकास किया कि दुनिया में इंग्लैंड के पश्चात नंबर 2 की शक्ति जर्मनी की शक्ति हो गई। प्रत्येक देश अपनी सैन्य शक्ति का विकास करने लगे, सैनिकों की संख्या को बढ़ाने लगे, उनके साजो सामान का प्रबंध करने लगे और एक युद्ध मनोविज्ञान बहुत तेजी से 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में विकसित हुआ। इसके पहले 18th सेंचुरी में हमने यह भी जाना कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उस रिवॉल्यूशन में पहली आवश्यकता थी रॉ मटेरियल की, दूसरी आवश्यकता थी निर्मित सामानों के लिए बाजारों की, और तीसरा महत्वपूर्ण आवश्यकता इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमने देखा कि बढ़ती आबादी को दूसरे स्थान पर माइग्रेट करना, और इसी की परिणति यूरोप के लोग एशिया में, अमेरिका में और बाद में अफ्रीका में भी पहुंचे और उन्होंने बड़े पैमाने पर उपनिवेश बनाया। इन उपनिवेशों से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए उन्होंने रॉ मटेरियल को प्राप्त किया और निर्मित सामानों के लिए उन्होंने बाजार भी प्राप्त किया, तथा मिशनरियों को धर्म के प्रचार के नाम पर उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों में भेजना भी शुरू किया। तो इस तरह उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की जो होड़ मची, उसमें यूरोपियन कंट्रीज सबसे आगे रहे। यहां तक कि अफ्रीका का क्षेत्र, जिसे ये लोग अनुपयोगी मानते थे और केवल दासों के व्यापार के लिए उसका इस्तेमाल करते थे, बाद के दिनों में इन्होंने अफ्रीका में भी उपनिवेश स्थापित किए, जिसको हम पार्टीशन ऑफ अफ्रीका के अध्याय में बाद में विस्तृत रूप से बात करेंगे कि अफ्रीका का विभाजन यूरोप के देशों ने किस तरह से किया था। इसके अलावा जो सेंट्रल एशिया में एक टर्की एम्पायर स्थापित हुआ था, इसने अब विकृत रूप धारण कर लिया था। इसको यूरोप का मरीज कहा जाता था। ऐसा मरीज जो ना तो मरे और ना तो स्वस्थ हो, वह हमेशा यूरोप का मरीज बना रहे, ऐसा यूरोप के देश चाहते थे, क्योंकि इसमें उनका निजी स्वार्थ निहित था। 20वीं शताब्दी के दौर में हम देखते हैं कि डाउनफॉल की ओर जा रहे टर्की एम्पायर ने भी एक विकृत और जटिल रूप धारण कर लिया था। बिस्मार्क की यह मान्यता थी कि मैं कुस्तुनतुनिया से आने वाली डाक को नहीं देखता, यानी स्पष्ट है कि पूर्वी समस्या में उसकी रुचि नहीं थी। लेकिन कैसर विलियम द्वितीय जर्मनी को विश्व शक्ति बनाना चाहता था, इसलिए उसने ईस्टर्न क्वेश्चन के मामले में भी रुचि ली और कहा कि मैं बर्लिन टू बागदाद रेलवे लाइन का विस्तार करना चाहता हूं, मैं वहां के मुसलमानों का सच्चा हितैषी हूं। स्वाभाविक है कि इससे इंग्लैंड और फ्रांस नाराज हुए, क्योंकि एशिया में स्थित जो उनके उपनिवेश थे, इससे उनको खतरा उत्पन्न हो सकता था। बाल्कन प्रायद्वीप में हम देखते हैं कि जो बोस्निया और हर्जेगोविना की समस्या थी, उसने भी विकृत रूप धारण कर लिया था। बोस्निया और हर्जेगोविना के बारे में 1878 की बर्लिन संधि में कहा गया था कि यहाँ पर प्रशासन का अधिकार ऑस्ट्रिया का होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में ऑस्ट्रिया बोस्निया और हर्जेगोविना के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल नहीं करेगा। इस अलायंस को दरकिनार करते हुए ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जेगोविना का विलय जब अपने साम्राज्य में किया, तो उसका विरोध होने लगा और इसमें सबसे प्रबल विरोध सर्बिया के द्वारा किया गया। विश्व युद्ध को कराने में कहा जाता है कैसर विलियम द्वितीय का योगदान बहुत अहम था, क्योंकि वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था।
और उसने अपनी महत्वाकांक्षा का शिकार अनेक देशों को बनाना चाहा, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 5 जर्मन लीग का उसने गठन किया, जर्मन वासियों को श्रेष्ठ बताया, कहा कि दुनिया में कोई भी घटना बगैर जर्मनी के सहमति से नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह विश्व युद्ध की परिस्थितियां बन चुकी थी, और जो अल्सास और लॉरेन की समस्या थी, जो फ्रांस का था, जिसे फ्रैंकफर्ट के अलायंस में जर्मनी ने ले लिया था, इससे दोनों देशों के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और इस समय राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी कोई भी संस्था विश्व स्तर पर नहीं थी, जिसके कारण इन देशों को मनमानी करने का अवसर मिला। जैसा कि हम लोगों ने इसके पूर्व बात की कि युद्ध का या क्रांति का कोई ना कोई तात्कालिक कारण होता है। प्रथम विश्व युद्ध का भी एक तात्कालिक कारण था। जो घटना 28 जून सन 1914 को घटी, ऑस्ट्रिया के सम्राट थे फ्रांसिस जोसेफ, और उनका भतीजा जो उनका उत्तराधिकारी था आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, उसकी हत्या बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी सराजेवो में हो गई। जैसा कि इसके पहले मैंने बताया कि बोस्निया और हर्जेगोविना के क्षेत्र को ऑस्ट्रिया में विलय किए जाने से सबसे अधिक विरोध सर्बिया ने किया था। सर्बिया ने चूंकि विरोध किया था, इसलिए सबसे पहला शक सर्बिया पर गया, और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को एक 10 सूत्रीय मांग पेश किया, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, और बगैर अल्टीमेटम का जवाब आए उसने 28 जुलाई सन 1914 को सर्बिया पर हमला कर दिया। चूंकि विरोधी गुट इस समय जर्मनी के हर घटना पर नजर रख रहा था, तो उसने ये देखा कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दे दिया, यानी जर्मनी प्लस ऑस्ट्रिया वर्सेस सर्बिया, युद्ध शुरू हो गया। ऐसे में 3 दिन पश्चात रसिया ने सर्बिया का पक्ष लिया, फिर फ्रांस ने सर्बिया का पक्ष लिया, और 5 अगस्त सन 1914 को ब्रिटेन ने सर्बिया का पक्ष लिया। एक तरफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया थे, दूसरी तरफ सर्बिया के पक्ष में रूस, फ्रांस और इंग्लैंड आ खड़े हुए, और इस तरह 28 जुलाई सन 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, जो कालांतर में 1918 तक निरंतर चलता रहा। इस विश्व युद्ध की घटनाएं अलग अलग मोर्चे पर लड़ी गई। इन मोर्चों पर किस प्रकार लड़ाई हुई, इसके बारे में चर्चा हम इसके दूसरे खंड में करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।